नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, आप सभी का इधर मैथ का क्लास चल रहा था और मैथ के क्लास में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से सही से दिख नहीं रहा था बोर्ड पर। इसके वजह से अभी इसको स्टॉप कर दिया गया है 2-3 दिन के लिए, है ना। मंडे से आपका मैथ का क्लास फिर से स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। और जो टाइमिंग है, टाइमिंग के लिए अभी निर्धारित नहीं हुआ है ना। शाम में ही हम सोच रहे हैं, शाम में ही आप सभी का क्लास लिया जाएगा। और तो आज हम देखने वाले हैं दोस्तों ज्योग्राफी का। देखिए, ज्योग्राफी का 5 क्लास आपका हो चुका था। 5 क्लास में हम भारत का भूगोल कंप्लीट कर लिए थे लगभग सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को। और उसको नहीं देखें तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, हमारे प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। और उसके अलावा हमारे ग्रुप में अगर आप जुड़ते हैं तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे दोस्तों कुछ अलग भूगोल के प्रश्न, है ना। सौरमंडल से संबंधित बहुत सारे प्रश्न जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, यहाँ हम वो आपको देखने वाले हैं। और लगभग यहाँ पर 100 प्रश्न आपका पूछा जाएगा। आज यहाँ पर हम लोग करेंगे। देखिए, ये प्रधान शिक्षक के लिए तो हैं ही, इसके अलावा जितने भी एग्ज़ाम हैं, है ना, वो सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीटेट में भी ये सब क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाता है ना। सीटेट के अलावा और भी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे स्टेट लेवल के या फिर सेंट्रल लेवल का, सभी में इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हम लोग आज कंप्लीट कर लेते हैं। 10 प्रश्न आपको ज्योग्राफी का पूछा जाएगा प्रधान शिक्षक में, और 10 प्रश्न आपको यहाँ से कन्फर्म कर लेना है, ठीक है। जितना आपको करवाया गया अगर कर लेते हैं तो 10 सवाल यहाँ से बाहर आपको नहीं पूछा जाएगा। आज हम देखेंगे टेस्ट नंबर 6 आपका ज्योग्राफी का। 5 टेस्ट आपका ज्योग्राफी का हो चुका था। 1 लाइनर क्वेश्चन है और इसको हम लोग पूरा विस्तार से यहाँ पर समझते हुए भी चलेंगे। आपका जो क्लास होता है वो डेली रात में 9 बजे से होती है ना। आपका जो सोशल साइंस है और आपका डीएलएड का जो क्लास है वो रात में 9 बजे से है। इसके अलावा मैथ का क्लास है, हम 7 बजे से सोच रहे हैं, 7 PM से। अब देखिए कितने बजे से स्टार्ट होता है। और ये नंबर आपका है 7857824310। ये नंबर आपका व्हाट्सएप नंबर है, तो आप इस पर नए जो स्टूडेंट अभी तक नहीं जुड़े हैं हमारे ग्रुप में, तो आप इस नंबर पे मैसेज करके जुड़ सकते हैं। आपको सभी PDF नोट्स मिल जाएगा, पीछे का जितना क्लास हुआ है सबका मिल जाएगा, है ना। इसमें मात्र 351 चार्ज है। हम सोच रहे हैं डिजिटल बोर्ड भी लगाने के लिए, तो आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, है ना। थोड़ा सा आप लोग सहयोग कीजिए, है ना, तो ताकि मैं आपको डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा सकूँ दोस्तों, ताकि, है ना, डिजिटल पे समझाने में और समझने में आपको काफ़ी आसान हो जाता है। तो आप अगर सहयोग करना चाहते हैं तो इस नंबर पे थोड़ा सहयोग कर दीजिएगा, है ना। जो जितनी भी राशि आप सहयोग करना चाहते हैं। और जो नए स्टूडेंट हैं अभी तक ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो 351 चार्ज हैं, तो आप उस पर चार्ज पेमेंट कर दीजिए। 351 आपको सभी PDF क्लास का मिल जाएगा। मात्र 351 चार्ज है और चार्ज नहीं बढ़ाया गया है ना। और डिजिटल पे अगर पढ़ना है दोस्तों तो थोड़ा सा आप लोग जितना हो सके आप लोग से इस नंबर पे ज़रूर सहयोग कीजिएगा। फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से अगर आप लोग निरंतर अगर क्लास देख रहे हैं तो आप लोग ज़रूर सहयोग कीजिएगा, है ना, ताकि मैं डिजिटल बोर्ड ख़रीद सकूँ और उस पर आप लोग को पढ़ा सकूँ, है ना। उस पर काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी होगा, चाहे आपका मैथ हो, रीजनिंग हो, आपका समान अध्ययन हो, चाहे डीएलएड हो, है ना। जो भी होगा उस पर पढ़ने में और समझाने में काफ़ी आसानी होता है और आप काफ़ी अच्छे तरीके से समझ भी जाते हैं, है ना। डिजिटल बोर्ड कम से कम 3 लाख आपका टोटल उसमें खर्च आता है ना। सब मिला करके लगभग 3 लाख रुपया उसमें खर्च आ जाता है। तो थोड़ा बहुत कुछ भी अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप सपोर्ट कर सकते हैं। 100-50 जो भी आपको बनता है ना, आप सपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है कैरियर परिवार, तो इसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि यहाँ से भी आपको तैयारी करने में सहूलियत होगा। यहाँ पर भी टेस्ट होते रहता है। चलिए हम लोग आज ज्योग्राफी का क्वेश्चन देख लेते हैं। और मैथ का क्लास मंडे से हम कोशिश करेंगे कि आप लोग को अच्छे तरीके से करवाया जाए, है ना। और डिजिटल बोर्ड हम सोच रहे हैं कि बहुत जल्द ले ले, थोड़ा सा आप लोग सहयोग कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आज का पहला सवाल हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि भूगोल का पिता या भूगोल का जनक किस भूगोलवेता को कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि भूगोल का पिता किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा हिकेटियस को, है ना, या फिर जनक, है ना, या फिर भूगोलवेता किसको कहा जाता है, तो हिकेटियस को कहा जाता है। याद कर लीजिएगा, पूछा गया सवाल है, ठीक है। दूसरा सवाल है दोस्तों कि अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, तो ब्रह्मांड का कहा जाता है। देखिए, ब्रह्मांड नाम सुने हैं ब्रह्मांड का। ब्रह्मांड क्या है, तो ब्रह्मांड में दोस्तों अनगिनत तारे
है ना, तारे, उल्कापिंड, ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु जो भी हैं सब ब्रह्मांड के अंतर्गत ही आते हैं। ब्रह्मांड इतना बड़ा है, इतना बड़ा ब्रह्मांड है कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि ये कितना बड़ा है। ठीक है, इसमें असंख्य आकाश गंगाएं हैं, असंख्य तारे हैं और सभी को सम्मिलित रूप से ही कहा जा सकता है ब्रह्मांड। ठीक है, तो ये है आपका ब्रह्मांड। चलिए अगला सवाल हम देख लेते हैं। कह रहा है कि आधुनिक विचारधारा के अनुसार ब्रह्मांड के कितने भाग होते हैं। तो आधुनिक विचारधारा के अनुसार कह रहा है कि ब्रह्मांड के कितने भाग होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं। तो दो भाग होते हैं, एक तो वायुमंडल और दूसरा अंतरिक्ष इसका भाग होता है। किसका? तो ब्रह्मांड का। ठीक है, चलिए ब्रह्मांड से बस यही सब सिंपल क्वेश्चन आपको दो चार पूछ सकता है। इसके अलावा जो मेन क्वेश्चन सौर मंडल से ज़्यादा पूछा जाता है ना, सौर मंडल का क्वेश्चन आगे हम लोग देखेंगे बहुत डिटेल से, है ना। सौर मंडल से ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। अगला सवाल है कि हमारे ब्रह्मांड का व्यास कितना है। तो आप इसको याद रखिएगा, 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है लगभग। मतलब देखिए ऐसा ज्ञात नहीं किया है लेकिन अनुमान लगाया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा कि जो ब्रह्मांड है उसका व्यास इतना है, क्योंकि इसका व्यास इतना ज़्यादा है कि मतलब कि इसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती है ब्रह्मांड की। ठीक है, तो अनुमानित इसकी ब्रह्मांड जो माना गया है वो 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट है कि ब्रह्मांड में अनगिनत तारों के समूह को क्या कहते हैं, है ना। ब्रह्मांड में जो अनगिनत तारों हैं इसके समूह को आकाश गंगा कहा जाता है ना। और एक ब्रह्मांड में दोस्तों असंख्य आकाश गंगाएं भी है। ठीक है, असंख्य आकाश गंगाएं हैं, असंख्य तारे हैं, इसी को सम्मिलित रूप से ब्रह्मांड कहा जा सकता है। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, ब्रह्मांड के अंतर्गत ही ये असंख्य आकाश गंगाएं हैं। ठीक है, और आकाश गंगा किसे कहेंगे तो अनगिनत तारों के समूह को ही क्या कहा जाता है तो आकाश गंगा कहा जाता है। ठीक है, आकाश गंगा को ही आप दुग्ध मेखला भी कह सकते हैं, ये बहुत सारे नामों से जाना जाता है। इसको दुग्ध मेखला भी कहा जाता है। दुग्ध मेखला क्यों कहते हैं, क्योंकि आप रात में अगर छत पे कभी चढ़ते होंगे तो देखते होंगे कि दूध के पट्टी की समान आपको दिखते हुए लगेगा, है ना। तो ये दूध के जैसा मतलब कि लगेगा कि दूध की नदी बह रही है ना, इसीलिए इसको नाम रखा गया दोस्तों आकाश गंगा, यानी कि आकाश की ये गंगा है। ठीक है, चलिए अगला है कि हमारे ब्रह्मांड में आकाश गंगा यानी कि गैलेक्सी की कुल संख्या कितनी है। देखिए ऐसा अनुमानतः लगाया गया वैज्ञानिकों के द्वारा कि कितनी आकाश गंगाएं हैं। आकाश गंगा को ही गैलेक्सी भी कहा जाता है। ठीक है, तो हमारे ब्रह्मांड में आकाश गंगाएं कितनी है तो असंख्य आकाश गंगाएं हैं दोस्तों। और इस आकाश गंगा किससे मिलकर के बना है तो असंख्य तारों से मिलकर के बना हुआ है ये आकाश गंगा। ठीक है, चलिए तो कह रहा है कि कितने आकाश गंगा है हमारे ब्रह्मांड में। तो यहाँ पर कुछ अनुमान लगाया गया है कि 10,000 मिलियन कितने हैं आकाश गंगाएं। सोच रहे हैं ना ये ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा, है ना। एक तारा दोस्तों इतना बड़ा है ना, एक तारा इतना बड़ा है और सोच रहे हैं कि बहु असंख्यों तारों को मिलकर के एक आकाश गंगा बना है और 10,000 मिलियन आकाश गंगा मिलकर के क्या बना है तो एक ब्रह्मांड बना है। सोच लीजिए ब्रह्मांड कितना बड़ा है ना, उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते हम कि कितना बड़ा है ये ब्रह्मांड। ठीक है, तो ये कुछ अनुमानता यहाँ पर वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया है, आप इसको याद रखिएगा। अगला है कि हमारा जो सौर मंडल है वो जिस आकाश गंगा में स्थित है उसे क्या कहते हैं, है ना। हम किसके अंतर्गत आते हैं, पृथ्वी जो है ये सौर मंडल के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देखिए सौर मंडल क्या है इसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। तो सौर मंडल के अंतर्गत जो है कि कह रहा है कि हमारा जो सौर मंडल है ये जिस आकाश गंगा में स्थित है उसे कहते हैं मंदाकिनी, है ना। किस आकाश गंगा में है तो मंदाकिनी आकाश गंगा के अंतर्गत है। कौन तो सौर मंडल। सौर मंडल किससे मिलकर के बना है हमारा जो सौर मंडल है तो जो 8 ग्रह है, उपग्रह है, उल्कापिंड है, क्षुद्र ग्रह है, ये सभी से मिल करके क्या बना है तो हमारा सौर मंडल बना है। और सौर मंडल का मुखिया किसे कहते हैं तो आपको पता है सौर मंडल का मुखिया कौन है तो इसका मुखिया जो है वो है सूर्य। कौन है तो सूर्य इसका मुखिया है, आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, आगे हम बढ़ते चलेंगे और समझते हुए भी चलेंगे। कह रहा है कि मंदाकिनी आकाश गंगा को सर्वप्रथम देखने का श्रेय किसे जाता है। अब जो हम किस आकाश गंगा के अंतर्गत आते हैं तो मंदाकिनी आकाश गंगा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है,
बहुत सारे आकाशगंगा है दोस्तों, सबका नाम अलग अलग है, असंख्यों आकाशगंगाएं हैं, है ना, और सबका नाम असंख्यों नाम है, तो सबका तो नाम आपको याद रखना नहीं है। हमारा जो आकाशगंगा है हमें उसका नाम याद रखना है। तो हमारा आकाशगंगा है मंदाकिनी और हम इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो हमारा जो आकाशगंगा मंदाकिनी है, मंदाकिनी आकाशगंगा है, तो इसको सबसे पहले किसने देखा था? तो याद रखिएगा गैलीलियो ने देखा था। बहुत बार एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है, किसने देखा था? गैलीलियो महोदय ने देखा था। नेक्स्ट है कि कह रहा है कि मंदाकिनी आकाशगंगा में रात्रि के समय तारों के समूह की एक दुधिया पट्टी सी दृष्टिगत होती है, उसे क्या कहते हैं? अभी देखिए मैंने आपको बताया कि आप छत पे चढ़िएगा रात में और देखिएगा आसमान में, तो आपको कैसा दिखेगा? लगेगा कि दूध की पट्टी के समान क्या बह रहा है? तो एक नदी बह रही है और इसी को नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है? तो आकाश गंगा नाम दिया गया है। इसी को कहते हैं दुग्ध मेखला। क्या कहते हैं इसको? दुग्ध मेखला। तो वही कह रहा है कि मंदाकिनी जो आकाशगंगा हमारा है, इसमें रात्रि के समय क्या होता है? तो तारों के समूह की एक दुधिया पट्टी सी दृष्टिगत होती है, मतलब कि दिखाई देती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे दुग्ध मेखला कहते हैं, ठीक है। वो दुग्ध मेखला क्या है? दूध की पट्टी नहीं है आकाश में, तो वो तारों के समूह है, और वो लगता है कि इतना सटे सटे तारे हैं ना, कि वो लगता है इतना घने तारे हैं कि लग रहा है कि वो दूध की, मान लिया जाए दूध की नदी बह रही है, दूध की एक पट्टी बह रही है, ठीक है। चलिए अगला है कि हमारी आकाशगंगा अर्थात मंदाकिनी आकाशगंगा में सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह। अभी आपको क्या बताए हम कि जो आकाशगंगा है ये असंख्य तारों के समूह है कि नहीं? आकाशगंगा जो हमारा है ये असंख्य तारों का समूह है, और ये जो मंदाकिनी आकाशगंगा है इसमें कह रहा है कि सबसे शीतल और चमकीला, तो सबसे, ये तो तारों का समूह है, तो सबसे शीतल तारा कौन सा है? और सबसे चमकीले तारों के समूह को क्या कहते हैं? तो ओरियन नेबुला कहा जाता है, ठीक है। सबसे शीतल और चमकीले तारे के समूह को क्या कहते हैं? ओरियन नेबुला, ये याद रखिएगा। अगला है कि प्रकाशमान और प्रकाश उत्पन्न करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तारा। देखिए ग्रह जो होता है, ग्रह क्या है, उपग्रह क्या है, और आपका तारा क्या है? तो तारा तो आप समझ गए, तारा का जो होता है ना, स्टार जिसको कहते हैं, तो उसका अपना प्रकाश होता है, उसका अपना ऊर्जा होता है। लेकिन जो ग्रह है या फिर उपग्रह है, इसका अपना न ही प्रकाश है और न ही ऊर्जा है ना, और उपग्रह का भी नहीं अपना प्रकाश है दोस्तों। ये किसके प्रकाश से प्रकाशित होता है? ग्रह। तो ये तारा के प्रकाश से क्या होता है? प्रकाशित होता है। उपग्रह है, ग्रह है। जैसे कि पृथ्वी, पृथ्वी क्या है? तो पृथ्वी एक ग्रह है। पृथ्वी का क्या अपना प्रकाश है? नहीं। पृथ्वी किसके प्रकाश से प्रकाशित होता है? तो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। कौन? तो पृथ्वी, ठीक है। और सूर्य क्या है? तो सूर्य एक तारा है, ठीक है। तो तारा के पास अपना प्रकाश होता है, जबकि ग्रह और उपग्रह के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। ये तारा के प्रकाश से प्रकाशित होता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो वही क्वेश्चन है कि प्रकाशमान व प्रकाश उत्पन्न करने वाली खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तारा कहते हैं, यानी कि स्टार कहते हैं, ठीक है। और हमारा सौर मंडल जो है, इसका मुखिया कौन है? तो सूर्य है। और सूर्य क्या है? तो एक तारा है, और उसी सूर्य से पूरे हमारे सौरमंडल में जितने ग्रह उपग्रह हैं वो सभी प्रकाशित होते हैं, है ना, सूर्य से। अगला प्रश्न हम हमारा देख लेते हैं कि समीपवर्ती तारों या तारकीय पदार्थों के प्रकाश से तीव्र प्रकाशमान आकाशीय पिंड जो गैस एवं धूल कणों से निर्मित है, उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन एक बार फिर से कही पढ़ लीजिए। कह रहा है कि समीपवर्ती तारों या तारकीय पदार्थों के प्रकाश से तीव्र प्रकाशमान आकाशीय पिंड जो गैस एवं धूल कणों से निर्मित है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे निहारिका या नेबुला कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आप याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, देखिए वीडियो को लाइक सभी लोग कर दीजिएगा, जितने लोग आ गए हैं ना, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। सभी लोग अपने अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल हम देख लेते हैं कि सौर मंडल के वैसे तारकीय मलबे, है ना, तारों के टूटे फूटे टुकड़े, तारों के टूटे फूटे टुकड़े को ही क्या कहा जाता है? मलबा। तो कह रहा है कि सौर मंडल के वैसे तारकीय मलबे जो आकार में छोटे होते हैं,
तथा जो 42 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हुए भूमंडलीय घर्षण के कारण मार्ग में ही जलकर नष्ट हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उल्का कहते हैं। अब देखिए, कभी आप रात में छत पे मान लिया सोए हुए हैं, ठीक है, तो छत पे सोए हुए हैं तो कभी देखिएगा कि लगेगा कि आसमान में से आया कुछ उड़ते उड़ते जलते जलते, और क्या हुआ, बीच में आकर के खत्म हो गया, ठीक है। तो वो क्या था? तो वो उल्का था। वो उल्का था। वो जैसे ही पृथ्वी के मतलब पृथ्वी के मंडल में जैसे ही आता है तो वो क्या हो जाता है, इतना उसका गति होता है कि वो गति से क्या होता है, घर्षण के वजह से वो जल उठता है और बीच रास्ते में ही वो जल करके भस्म हो जाता है। यही उल्का पिंड जो है दोस्तों कभी कभी बड़ा होता है और पूरा नहीं जल पाता है और पृथ्वी पे आकर के गिर जाती है। तो इसके वजह से पृथ्वी पर कहीं झील बन गया है, कहीं गड्ढे बन गए हैं, है ना। जैसे कि महाराष्ट्र में एक लुनार झील है, नाम सुने होंगे। महाराष्ट्र में एक लुनार झील है जो उल्का पिंड से ही बना हुआ है, लुनार झील, है ना, याद रखिएगा, लुनार झील। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? हैली। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। हैली, हैली क्या है? तो हैली देखिए, हैली एक धूमकेतु है। बहुत सारा चीज़ यहाँ पर हम बताने वाले हैं हैली के बारे में। हैली क्या है? तो एक धूमकेतु है, ठीक है। सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि हैली क्या है? तो एक धूमकेतु है। और हैली एक पुच्छल तारा भी है, इसको पुच्छल तारा भी कहा जाता है, एक धूमकेतु भी कहा जाता है। तो दोनों आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हैली जो धूमकेतु है दोस्तों, ये प्रत्येक 76 साल के बाद दिखाई देता है। कितने साल के बाद? प्रत्येक 76 साल के बाद ये दिखाई देता है। और ये अब कब दिखाई देगा? तो ये 2062 में दिखाई देगा। अब 2062 में 76 साल माइनस कर दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये पीछे कब दिखाई दिया था आपको, है ना। तो ये पूछा जाता है कि हैली धूमकेतु कितने वर्ष पर दिखाई देता है? तो प्रत्येक 76 वर्ष पे दिखाई देता है। कब दिखाई देगा आगे? तो 2062 में दिखाई देगा, ठीक है, याद रखिएगा। ये क्या है? तो ये एक धूमकेतु है और ये एक ऐसा धूमकेतु है जिसको नग्न आंखों से आप देख सकते हैं। एकमात्र ऐसा धूमकेतु जिसको आप नग्न आंखों से देख सकते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि वो धूमकेतु कौन सी है जिसको आप नग्न आंखों से देख सकते हैं, तो वो है हैली धूमकेतु, ठीक है। तो इतने सारे चीज आप इससे संबंधित याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ड्वार्फ क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ड्वार्फ। देखिए, ड्वार्फ जो है ना, एक आकाश गंगा है। अभी आपको बताए थे कि बहुत सारे आकाश गंगा से मिलकर के क्या बना है? तो एक ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है ना। बहुत सारे आकाश गंगा से मिलकर के क्या बना है? तो एक ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। और उसी में एक है हमारा ड्वार्फ क्या? आकाश गंगा। जैसे कि अभी देखे थे हम किसके अंतर्गत आते हैं? तो मंदाकिनी आकाश गंगा के अंतर्गत आते हैं ना, मंदाकिनी के अंतर्गत आते हैं। तो उसी तरह मंदाकिनी हो गया, ड्वार्फ हो गया। तो एक ड्वार्फ भी क्या है? तो ये भी एक आकाश गंगा है। ड्वार्फ के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा ड्वार्फ क्या है? तो ये भी एक आकाश गंगा है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट सवाल है दोस्तों कि सूर्य तथा उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले ग्रह, उपग्रह, खगोलीय पिंड को संयुक्त रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो अभी आपको बताया कि सौर मंडल। यानी कि सौर मंडल के अंतर्गत क्या क्या आएगा? सूर्य है, तारा है, इसके चारों ओर भ्रमण करने वाले ग्रह हैं, उपग्रह है, खगोलीय पिंड है, उल्का पिंड है, धूमकेतु है, क्षुद्र ग्रह है। तो ये सभी आएगा किसके अंतर्गत? तो सौर मंडल के अंतर्गत। और सौर मंडल का मुखिया के है? तो मुखिया याद रखिएगा, मुखिया जी हैं सूर्य, है ना। तो क्योंकि जितने भी ग्रह उपग्रह हैं ना, सूर्य के चारों ओर ही चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। जितने भी ग्रह उपग्रह हैं, इसीलिए मुखिया किसको कहा गया है? सूर्य को कहा गया है, याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट सवाल है कि सौर मंडल की खोज किसने किया था? देखिए, अब है कि सौर मंडल का खोज किसने आखिर किया था? तो याद रखिएगा, कोपर्निकस ने किया था। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। 1540 ईस्वी में किया था, ठीक है। कब किया था? 1540 में। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों कि नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? देखिए, ये क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा कि अर्धरात्रि का सूर्य किसे कहते हैं, ठीक है। तो अर्धरात्रि का सूर्य कहा जाता है नॉर्वे को। यानी कि नॉर्वे में जो होता है आधी रात में वहाँ सूर्य दिखाई देता है, ठीक है। और ये कब दिखाई देता है? तो 21 जून को दिखाई देता है। ये तारीख आप याद रखिएगा, ठीक है।
21 जून को। और भारत में सबसे गर्म दिन कब होता है? तो 21 जून को ही होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है मध्य रात्रि, मतलब आर्कटिक वाला जो क्षेत्र है ना। आर्कटिक किसको कहिएगा? आर्कटिक समझ रहे हैं ना। मान लीजिए कि ये क्या है? ग्लोब है। ग्लोब है यानी कि ये 0 डिग्री विषुवत रेखा है। ये क्या है? 23.5 डिग्री है। 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कि ये है कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा के ऊपर जो है ये 66.5 डिग्री है। इसी को कहा जाता है दोस्तों आर्कटिक क्षेत्र। यानी कि इस वाला जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है, मतलब कि मध्य रात्रि में भी यहाँ पर सूर्य दिखता है। और नॉर्वे यही ना है? नॉर्वे कहाँ पड़ता है? तो नॉर्वे पड़ता है यूरोप में आपका। ठीक है, तो यहाँ पर 21 जून को मध्य रात्रि में ही सूर्य दिखता है। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है ना, कि मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखता है? तो आर्कटिक क्षेत्र में। और किस देश में? तो नॉर्वे में। चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल कि यूरोपवासी, जी हाँ, यूरोप के जो लोग हैं वो किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? तो यूरोपवासी शुक्र ग्रह की पूजा करते हैं, याद रखिएगा। देखिए, शुक्र ग्रह जो ऐसा ग्रह है ना, जिससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा शुक्र ग्रह के बारे में? तो एक तो पूछेगा कि सबसे चमकीला ग्रह है ना, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो चमकीला शुक्र ग्रह है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है ना। सबसे पृथ्वी की भगनी किसे कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं। पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं। सांझ का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। सुबह का तारा किसको कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। ठीक है, सबसे चमकीला तारा तो शुक्र है ना, शुक्र ग्रह है। तो ये है आपका शुक्र से संबंधित बहुत सारा। एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि वो कौन सा ग्रह है दोस्तों जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर 2 ग्रह घूमता है। एक तो शुक्र घूमता है और एक आपका अरुण घूमता है। तो 2 ग्रह यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये अपोजिट घूमता है, जैसे कि पृथ्वी किधर से किधर की ओर घूमती है? तो पृथ्वी जो है ये पश्चिम से पूर्व की ओर अपना घूर्णन करती है, पश्चिम से लेकर के पूर्व की ओर। ठीक है, ये पृथ्वी हो गया आपका। और लेकिन शुक्र है और अरुण है, ये पूर्व से पश्चिम घूमती है। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है। चलिए, अगला सवाल है कि सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाले विद्वान कौन था? आप बताइए कि पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाले जो सबसे पहले विद्वान थे उनका नाम था इराटोस्थनीज। कौन थे? इराटोस्थनीज। तो वैज्ञानिक से नाम भी आपको याद कर लीजिएगा, पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर जीव की उपस्थिति की संभावना है? देखिए, पृथ्वी के अतिरिक्त अगर वैज्ञानिकों के द्वारा जो ये लगाया गया अनुमान, तो वो मंगल ग्रह पर। ठीक है, मंगल ग्रह पर अनुमान लगाया गया है कि वहाँ पर क्या है? जीवन हो सकता है। अगर नहीं है तो वहाँ पर मतलब इस अनुसार से बनाया जा सकता है। तो जीवन की उपस्थिति की संभावना कहाँ है? तो मंगल ग्रह पर। ठीक है, मंगल ग्रह को क्या कहते हैं? लाल ग्रह भी इसको कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल के 2 उपग्रह हैं दोस्तों। कौन कौन से उपग्रह हैं? तो फोबोस और डीमोस किसके उपग्रह हैं? तो मंगल के ही उपग्रह हैं। कितने उपग्रह? 2 उपग्रह। पृथ्वी के कितने उपग्रह? तो मात्र 1 उपग्रह। कौन? तो मात्र 1 उपग्रह चंद्रमा, है ना, चंदा मामा। चलिए, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं कि आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? देखिए, आकार एवं बनावट की दृष्टि से देखा जाए तो शुक्र के समान है पृथ्वी, है ना। किसके समान है? शुक्र के समान है। अगला सवाल है कि जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वी पर आपको पता ही है कि 3/4 क्या है दोस्तों? तो 3/4 यहाँ पर जल ही जल है और मात्र 1/4 भाग क्या है? तो स्थल है। और इसी वजह से पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, नीला ग्रह। और दोस्तों देखिए, हमारा जैसे कि सौर मंडल के बारे में आप एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे कि आपका ये सूर्य है, मान लीजिए क्या है? ये सन है ना, सूर्य है। और सूर्य के जितने भी ग्रह हैं, आप क्वेश्चन पूछा जाता है क्या क्या? सूर्य से दूरी के हिसाब से पूछा जाएगा, है ना, बड़ा के हिसाब से, छोटा के हिसाब से। मैं आपको अभी यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ। सूर्य से जो सबसे जो नज़दीक का ग्रह है वो है आपका बुध ग्रह। ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा, सूर्य से सबसे नज़दीक बुध, बुध के बाद है शुक्र, शुक्र के बाद है पृथ्वी, इसके बाद है मंगल, फिर है बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। यानी कि टोटल ग्रह कितना हो गए? 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, टोटल कितने ग्रह हो गए? 8 ग्रह हो गए। सबसे पहले बुध हो गया, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कई को पूछा जाएगा, है ना। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, ये सबसे पहले बुध है आपका। तो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका बुध है। ठीक है, सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह बुध है। और दूसरा नंबर पे कौन है, तो दूसरा नंबर पे है आपका शुक्र है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो वो है आपका शुक्र। अब देखिए आपके दिमाग में ठनकेगा कि सबसे नज़दीक तो सूर्य के बुध है, तो बुध गर्म होना चाहिए, क्योंकि सूर्य क्या है, तो सूर्य गर्म है कि नहीं। सूर्य क्या है, गर्म गोला है, आग का गोला है, तो सबसे नज़दीक बुध है, तो बुध होना चाहिए। लेकिन शुक्र क्यों है, क्योंकि शुक्र पे दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड है ना, CO2 की मात्रा यहाँ बहुत ज़्यादा है, इसके वजह से शुक्र ग्रह जो है ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। इसके बाद है अपना पृथ्वी तीसरा नंबर पे, है ना। तीसरा नंबर पे कौन है, तो पृथ्वी है। और चौथा नंबर पे कौन है, तो चौथा नंबर पे है आपका मंगल ग्रह। ठीक है, चौथा नंबर पे मंगल। और पांचवा पे कौन है दोस्तों, तो ये है आपका पांचवा पे बृहस्पति। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो क्षुद्र ग्रह है, क्षुद्र ग्रह मतलब छोटा ग्रह, सिंपल याद रखिएगा, क्षुद्र ग्रह मतलब छोटा ग्रह। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्षुद्र ग्रह किस दो ग्रह के बीच में है। क्षुद्र ग्रह क्वेश्चन पूछा जाएगा किस दो ग्रह के बीच में है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है। ये देखिए बिंदु छोटा छोटा आप देखे होंगे किताब में, तो ये छोटा छोटा जो मैं डॉट डॉट दिया हूँ ना, इसको कहते हैं क्षुद्र ग्रह, यानी कि छोटा ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या है, तो ये ग्रह से ही टूट करके अलग हो गए हैं, और ये मंगल और बृहस्पति के बीच में चक्कर लगा रहे हैं, किसका, तो सूर्य का। इसको नाम दिया गया है क्षुद्र ग्रह। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए बुध का एक भी उपग्रह नहीं है, याद रखिएगा। और शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं है, याद रखिएगा। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि वे दो कौन से ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है, तो एक तो हो गया ये बुध महाराज, और एक हो गया ये शुक्र महाराज, जिसका एक भी उपग्रह नहीं है। जबकि तीसरा नंबर पे है मंगल, है ना। तीसरा पे कौन है, मंगल है। तो मंगल के कितने उपग्रह, 2 उपग्रह। पृथ्वी के कितने, तो पृथ्वी के 1 उपग्रह। ठीक है, और सॉरी मंगल तीसरा नंबर, सॉरी तीसरा पे पृथ्वी है ना, तो पृथ्वी के कितने, तो सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, थोड़ा सा मैं गलती लिख दिया। चलिए तीसरा नंबर पे पृथ्वी है ना, तो पृथ्वी के मात्र 1 उपग्रह। और चौथा नंबर पे है आपका मंगल, तो मंगल के 2 उपग्रह। और बृहस्पति के बहुत ज़्यादा उपग्रह है, अभी लगभग 80 पार हो चुका है इसका उपग्रह की संख्या। ठीक है, और 79 था, है ना, 79 था पीछे, अभी कुछ कुछ लगता है यहाँ पर और खोज हुआ है, तो यहाँ पर अगर आप अपडेट होंगे तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। और बृहस्पति के बाद है दोस्तों शनि, तो शनि का भी 83 लगता हो गया है। उसके बाद है अरुण, और उसके बाद है वरुण। तो ये टोटल ग्रह है आपका, यहाँ से आप ध्यान रखिएगा। देखिए अरुण वरुण के बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, क्योंकि ये सबसे दूर का ग्रह है। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। अब देखिए सबसे ठंडा कौन सा होगा, आप अनुमान लगा लीजिए। जो सबसे दूर वाला ग्रह होगा वही सबसे ठंडा होगा, यानी कि 8वां नंबर, है ना, यानी कि ये वरुण ग्रह, है ना। वरुण ग्रह क्या होगा, तो सबसे ठंडा ग्रह होगा। तो यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो एक नमूना आपको थोड़ा सा हम दिखाए यहाँ पर, है ना। ये सौरमंडल से बहुत सारा सवाल आपको यहाँ से बनता है। आगे हम लोग बहुत सारा प्रश्न यहाँ पर अभी देखने वाले हैं, आप लोग भागिएगा नहीं। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा जितने लोग देख रहे हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अगला सवाल। प्रश्न है कि सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा। देखिए अभी आपको बताए कि सूर्य क्या है, तो एक तारा है। सूर्य क्या है दोस्तों, तो एक तारा है। और पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है सूर्य, है ना। पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन है, तो सूर्य है ना। और यहाँ क्वेश्चन पूछ दिया है कि सूर्य के बाद, तो सबसे निकट का तारा तो सूर्य है, लेकिन पहला नंबर हो गया सूर्य का, और दूसरा नंबर किसका है, तो ये है प्रैक्सिमा सेंचुरी। जी हाँ, प्रैक्सिमा सेंचुरी क्या है, तो ये भी एक तारा है जो सूर्य के बाद दूसरे नंबर पर आता है, और पृथ्वी के ये सबसे नज़दीक है दूसरे नंबर पर। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि परंपरागत ग्रहों में सूर्य का चक्कर सबसे तीव्र गति से लगाता है। क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया था, है ना, कि ये था सन, है ना, यानी कि सूर्य था। सूर्य के सबसे नज़दीक कौन था, तो ये था बुध ग्रह, है ना। बुध ग्रह था, और बुध जो है सबसे
तेज गति से दोस्तों सूर्य का चक्कर लगा लेता है। सूर्य का चक्कर लगा लेता है, कितने दिन में लगाता है? तो याद रखिएगा 88 दिन में, है ना। सबसे तेज गति से लगाता है 88 दिन में। टोटल ग्रहों की संख्या 8 है और 8 ग्रह में सबसे तेज लगाता है बुध ग्रह। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है आपका कि परंपरागत ग्रहों में सूर्य का चक्कर सबसे धीमी गति से कौन लगाता है? अब देखिए 8 ग्रह है जिसमें कह रहा है कि सबसे धीमी गति से, तो धीमी कौन लगाएगा? धीमी जो सबसे दूर होगा, तो सबसे दूर कौन था? तो वरुण ग्रह था, है ना। अरुण के बाद आता था वरुण का नंबर, तो वरुण ग्रह सबसे दूर का ग्रह है और ये सबसे धीमी गति से लगाएगा। थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट भी लगाइएगा, थोड़ा सा प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाइएगा, तो ये सब क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगला है कि अपनी धुरी पर सबसे तीव्र गति से घूर्णन करने अर्थात घूमने वाला ग्रह कौन सा है? ठीक है, क्या कह रहा है कि अपनी धुरी पर। अब देखिए सभी जितने भी ग्रह है ना, तो अपनी धुरी पर घूमते रहता है। जैसे कि मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पे कितने डिग्री से झुकी हुई है? तो ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है ना। 23.5 डिग्री ये तो झुकी हुई है और अपने ये अक्ष पर ये क्या करती रहती है? तो ये घूमते रहती है कि नहीं? ये घूमते रहती है और कितने दिन में एक चक्कर लगाती है? कितने देर में? तो 24 घंटा में एक चक्कर लगाता है ना। पृथ्वी जो है कितने देर में एक चक्कर लगाती है? तो 24 घंटा में। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अपनी धुरी पर सबसे तेज गति से घूर्णन करने वाला जो ग्रह है वो बृहस्पति ग्रह है। बृहस्पति ग्रह जो है लगभग 10 घंटे में एक चक्कर मार लेता है। बृहस्पति जो ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति। लेकिन सबसे ज़्यादा चक्कर मतलब तेज चक्कर कौन मार लेता है? तो बृहस्पति। सोच लिया ना, गजब का इसका स्पीड है दोस्तों। सबसे बड़ा ग्रह होने के बावजूद भी अपने धुरी पर एक चक्कर सबसे जल्दी ये लगा लेता है। अगला प्रश्न हम चलते हैं कि अपने अक्ष पर, कह रहा है कि अपने अक्ष पर सर्वाधिक धीमी गति से घूर्णन करने वाला ग्रह है ना। धीमी गति से घूर्णन करने वाला जो ग्रह है वो है आपका शुक्र ग्रह। चलिए कौन सा है? शुक्र ग्रह है। अगला है कि सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? तो सबसे नजदीक था ये तो आपको पता है कि बुध है। बुध के बाद दूसरा नंबर पे कौन है? तो बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण। आप रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, आपको पूछा जाएगा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण। 5वां नंबर पे आता है पृथ्वी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है ना। तो आकार की दृष्टि से पृथ्वी 5वां नंबर पे है ना, और सूर्य से क्रम की दृष्टि से तीसरा नंबर पे। ठीक है, तो दोनों तरीके से, तीनों तरीके से जैसे भी पूछे आपको याद होना चाहिए। अगला सवाल है कि सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? अब देखिए सौर मंडल में तो सभी ग्रह उपग्रह सभी आ गए, तो यहाँ पर पूछ दिया सौर मंडल। तो सौर मंडल का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है दोस्तों। सोच लीजिए माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,850 मीटर हो चुका है अब। ठीक है, 8,850 मीटर हो चुका है और इससे 3 गुना जो है वो किस ग्रह पर है? तो वो है मंगल ग्रह पे। याद रखिएगा मंगल ग्रह पे, और एकमात्र ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है वो है मंगल ग्रह है। और ये जो पर्वत है, इस पर्वत का नाम है निक्स ओलंपिया। क्या नाम है इस पर्वत का? निक्स ओलंपिया। और इसकी ऊंचाई आप अनुमान लगा सकते हैं, है ना। तो 8,850 में 3 से आप गुना कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा इसकी ऊंचाई। नेक्स्ट सवाल है कि सौर मंडल का कौन सा ग्रह दूरबीन से देखने से हरे डिस्क की तरह दिखाई देता है और इसका यह रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? देखिए वो कौन सा ग्रह है दोस्तों कि कैसा दिखाई दे रहा है? तो हरा डिस्क के जैसा दिखता है। ये है आपका अरुण ग्रह। और क्यों दिखता है? तो मीथेन के कारण दिखता है। ठीक है, तो अरुण ग्रह पर मीथेन की संख्या ज़्यादा है, इसके वजह से वो कैसा दिखता है? तो हरा दिखता है। ठीक है, और पृथ्वी कैसा दिखता है? ब्लू दिखता है, यानी कि नीला। नेक्स्ट प्रश्न है कि सौरमंडल के किस ग्रह के चारों ओर अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एवं इप्सिलॉन आदि 9 वलय है? तो वो है आपका अरुण ग्रह जिसके चारों ओर वलय की मात्रा है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों कि आकाश में पीले तारे के समान दिखाई देने वाला ग्रह। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आकाश में पीला तारा के समान जो दिखाई देने वाला ग्रह है वो है शनि ग्रह। कौन सा है? शनि ग्रह है आपका। कौन सा ग्रह? शनि ग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि किस ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम की दिशा में तथा सूर्यास्त पूर्व दिशा में? अभी मैंने आपको बताया था ऐसा 2 ग्रह हैं।
ठीक है। ऐसा कितने ग्रह हैं? तो 2 ग्रह हैं, जहां पर जो सूर्योदय होता है वो पश्चिम दिशा में और सूर्यास्त होता है पूर्व दिशा में, यानी कि उल्टा होता है। तो वो है शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह, है ना, शुक्र और अरुण। क्योंकि ये जो कैसे घूमता है दोस्तों, तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है ना। पूर्व से कैसे घूमती है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर ये चक्कर लगाती है। इसके वजह से यहाँ पर जो सूर्यास्त होता है वो पूर्व दिशा में और सूर्योदय होता है पश्चिम दिशा में। तो याद रखिएगा ये 2 आपका ग्रह है, ठीक है, जो उल्टा घूमती है। नेक्स्ट सवाल है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है कि अरुण ग्रह का सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? देखिए, अरुण ग्रह का सबसे बड़ा जो उपग्रह है उसका नाम है टिटानिया। और जब अरुण ग्रह का सबसे बड़ा हो गया टिटानिया और सबसे छोटा हो गया कार्डलिया, है ना, याद रखिएगा, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। अरुण ग्रह का सबसे बड़ा टिटानिया और सबसे छोटा कार्डलिया। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस ग्रह को पृथ्वी का बहन या भगनी कहा जाता है? तो ये तो मैंने स्टार्टिंग बता दिया कि जो शुक्र ग्रह है ना, इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे पृथ्वी का बहन, पृथ्वी का भगनी, सांझ का तारा, भोर का तारा, चमकीला ग्रह, गर्म ग्रह, है ना। तो बहुत सारे नाम से इसको जाना जाता है शुक्र ग्रह को। नेक्स्ट है कि सौर मंडल का सर्वाधिक चपटा ग्रह। देखिए, सर्वाधिक चपटा जो ग्रह है वो है शनि ग्रह, ठीक है। कैसा, कौन सा ग्रह है? वो है शनि, है ना। चलिए, शनि के बारे में और आप क्या जानते हैं बताइएगा, क्योंकि शनि से संबंधित कुछ कुछ और सवाल आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि अरुण यानी कि यूरेनस ग्रह की खोज किसने किया था? तो अरुण का जो खोज किया गया था वो किया गया था विलियम हर्शेल के द्वारा। ये क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में। अरुण का खोज विलियम हर्शेल के द्वारा कब किया गया था? तो 1781 में किया गया था इसकी खोज, ठीक है, अरुण ग्रह। नेक्स्ट है आपका दोस्तों वरुण ग्रह, यानी कि इसको कहते हैं नेपच्यून। यानी कि इस ग्रह की जो खोज की गई थी वो जहान गाले के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जहान गाले के द्वारा। कब किया गया था? 1865 में किया गया था दोस्तों, 1865 में किया गया था जहान गाले के द्वारा। किसका? वरुण और अरुण, ये दोनों ग्रह के बारे में आपको एग्जाम में पूछेगा, याद रखिएगा। चलिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, जितने लोग देख रहे हैं, है ना, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। पूरा वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएगा। 2-4 मिनट 5 मिनट देख करके निकल जाइएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। उससे अच्छा आप नहीं देखिए, है ना। देखना है तो पूरा देखिए और अच्छे तरीके से देखिए। नेक्स्ट सवाल है कि किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? अब देखिए, वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है, अभी आपको बताए थे, वो था मीथेन की उपस्थिति के कारण, ठीक है। नेक्स्ट है कि सौर मंडल के किस ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं होता है? तभी आपको स्टार्टिंग में बता दिए थे कि बुध ग्रह और शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है ना। बुध का कोई उपग्रह नहीं है और शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है कि किस ग्रह का सबसे विशिष्ट गुण उसमें चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है? तो वो है बुध ग्रह। और बुध सबसे सूर्य के नज़दीक होने की वजह से उसमें चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है बुध ग्रह में। और बुध ग्रह से संबंधित क्या सा क्वेश्चन कि ये सबसे तेज गति से घूर्णन करता है सूर्य का, है ना, चक्कर लगाता है, ठीक है, परिक्रमा करती है सूर्य के कितने दिनों में? तो 88 दिन, याद रखिएगा दोस्तों, बुध वाला बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सौर मंडल के किन 2 ग्रहों, है ना, जिनके घूमने की दिशा पूर्व से पश्चिम है? तो अभी आपको बता दिए थे शुक्र और अरुण, यही तो ग्रह है जो कैसे घूमता है? तो पूर्व से पश्चिम घूमता है आपका, है कि नहीं। और कह रहा है इसको छोड़ करके बाकी सभी ग्रहों की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर है। तो यही 2 ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम घूमता है, एक शुक्र, एक अरुण ग्रह। और यहाँ पर सूर्योदय कहाँ पर ही होगा? तो सूर्योदय पश्चिम में होता है और सूर्यास्त पूर्व में होता है। नेक्स्ट सवाल है कि किस ग्रह के पृथ्वी के समान 2 ध्रुव हैं? देखिए, पृथ्वी का 2 ध्रुव, है ना, 2 ग्रह मत समझ जाइएगा, 2 ध्रुव का पूछ रहा है। तो ध्रुव मतलब जैसे देखिए पृथ्वी, ये मान लीजिए पृथ्वी है, तो पृथ्वी का ये हो गया उत्तरी ध्रुव और ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। तो ये ध्रुव है ना दोस्तों 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री। तो ऐसे पृथ्वी के समान जो ध्रुव है वो है मंगल ग्रह के, ठीक है, मात्र मंगल ग्रह के हैं और पृथ्वी का है आपका। चलिए, नेक्स्ट सवाल हम देख लेते हैं। कह रहा है कि फोबोस और डीमोस, अभी आपको स्टार्टिंग बता दिए थे कि फोबोस और डीमोस जो है ये किस ग्रह के 2 उपग्रह हैं? तो ये उपग्रह किसके हैं? तो मंगल के। मंगल के कितने उपग्रह? मात्र 2 उपग्रह। कौन कौन? तो एक फोबोस और एक डीमोस उपग्रह। देखिए, एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि सौर मंडल का सबसे छोटा, क्या पूछेगा, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा उपग्रह है डीमोस, है ना। कौन सा उपग्रह है? डीमोस उपग्रह सबसे छोटा उपग्रह, याद रखिएगा, सौर मंडल का।
नेक्स्ट है कि गैसों का गोला किस ग्रह को कहते हैं? तो गैसों का गोला शनि ग्रह को कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है कि सौर मंडल के किन ग्रहों को प्रायः प्रातः भोर एवं शाम यानी कि सांझ का तारा भी कहा जाता है? और क्योंकि ये दोनों सूर्य एवं पृथ्वी के बीच स्थित होने के कारण वर्ष में 3 बार सूर्योदय के पहले एवं सूर्यास्त के पश्चात भी दिखाई देते हैं। तो ये ग्रह है आपका बुध और शुक्र, ज़्यादा करके शुक्र ही ऑप्शन में मिलेगा, है ना। बुध शुक्र भी मिले तो दोनों को भी आप टिक कर सकते हैं, है ना। तो भोर का तारा सांझ का तारा किसको कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है आपका, है ना। तो याद रखिएगा। चलिए, बस क्वेश्चन यहाँ पर लंबा दे दिया है ना, आंसर तो काफ़ी छोटा है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि सौर मंडल के ग्रहों में कौन सर्वाधिक चमकीला है? तो सर्वाधिक चमकीला आपको बताए थे शुक्र ग्रह, और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म भी आपका यही है ना। इसलिए उसे प्यार एवं सुंदरता की देवी भी कहा जाता है। वाह वाह। तो इसको कहते हैं प्यार एवं सुंदरता की देवी, किसको? तो शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो ये आपको कैसा लग रहा है वीडियो? अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर दीजिए, जितने लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं, क्योंकि सभी लोग को लाइक करना ज़रूरी है। और दोस्तों, आज क्लास इतना ही रहने देते हैं, और फिर हम कल नेक्स्ट क्लास में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के आएंगे और उसका पूरा निचोड़ निकालेंगे। ठीक है, और ये आपका व्हाट्सएप नंबर है और हमारा यही आपका फ़ोनपे गूगल पे नंबर भी है। तो जो लोग भी अगर हमें सहयोग करना चाहते हैं दोस्तों, है ना, क्योंकि हम डिजिटल बोर्ड लेने वाले हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों का मांग था डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाने के लिए, तो थोड़ा सा हम भी प्रयास करते हैं, थोड़ा सा आप लोग भी प्रयास कीजिए, है ना। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं, आप हमारे से पढ़ रहे हैं और आगे भी पढ़ना चाहते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं, रिजल्ट लेना चाहते हैं, तो जो भी आपसे बन पड़े आप इस नंबर पर सहयोग कर सकते हैं, है ना। कैसे करना है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। और जो लोग नए स्टूडेंट हैं, अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं, तो 351 इसमें मात्र चार्ज हैं। आप पेमेंट करके 351 एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद सभी नोट्स PDF आपको मिल जाएगा। प्रधान शिक्षक के लिए DLED वाला भी मिल जाएगा, समान अध्ययन वाला भी मिल जाएगा, करेंट अफेयर भी मिल जाएगा, सभी चीज़ आपको मिल जाएगा, जो भी आपका सिलेबस में है सब चीज़ मिल जाएगा। पेमेंट कैसे करना है दोस्तों? तो इस नंबर पे 7857824310 ये हमारा नंबर है। यही नंबर व्हाट्सएप नंबर भी है, और यही नंबर गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, व्हाट्सएप पे सभी नंबर आपका यही है। इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना है। और जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो आपसे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, तो आप कर सकते हैं। और क्योंकि उसमें ज़्यादा खर्च होता है और थोड़ा सा पढ़ाने में अच्छा लगता है, आप लोग को भी पढ़ने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा, तो आप सहयोग कर सकते हैं दोस्तों। ये नंबर हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और जो लोग अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं तो एडमिशन ले लीजिएगा, मात्र 351 चार्ज है, और उसके बाद आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और सभी PDF नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आज क्लास 6 यहाँ पर ज्योग्राफी का कंप्लीट हो गया। अभी और भी कुछ ज्योग्राफी का क्लास आना बाकी है ना। उसके बाद पूरा ज्योग्राफी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। हिस्ट्री भी बाकी है, हिस्ट्री भी करवाएंगे, पॉलिटी भी करवाएंगे, आप घबराइएगा नहीं, है ना। और तो ठीक है दोस्तों, आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा सहयोग ज़रूर करिएगा, ताकि हम डिजिटल खरीद सके और आप सभी को और भी अच्छे तरीके से पढ़ा सके और आपका रिजल्ट हो सके, है ना। रिजल्ट होना सबसे बड़ी चीज़ है, मायने हैं, और रिजल्ट 100% होगा। इतने दिनों से लगे हुए हैं, फिर से देखिए प्रधानाध्यापक की वैकेंसी आने वाली है ना। बहुत जल्द प्रधानाध्यापक की वैकेंसी फिर से 6000 आने वाली है, तो उसकी भी तैयारी आपको करवाई जाएगी, और उसका भी मात्र मिनिमम फ़ी ही रखा जाएगा आपका। हमारे यहाँ ज़्यादा फ़ी नहीं रखा जाता है, एक मिनिमम फ़ी, ताकि आप एक शिक्षक है, आपको तो देने में 200 400 500 देने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप एक शिक्षक है, आप बेरोजगार नहीं हैं, है ना। लेकिन हम कम रखते हैं इसलिए ताकि किन्हीं को कोई समस्या ना हो। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आज इतना रहने देते हैं। और जो लोग नए हैं तो 351 पे करके हमारे कोर्स को ले सकते हैं और डेली 9 बजे से क्लास भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, जो पुराने हैं हमारे तो कुछ सहयोग भी कर सकते हैं, इसी नंबर पे आप सहयोग भी कीजिए, ताकि बहुत जल्द हम एक डिजिटल बोर्ड खरीद सके और आप लोग को अच्छे तरीके से पढ़ा सके। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद।